तो आपके पास जो लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब थोड़ा सा अपनी तवज्जो बोर्ड की जानिब लगाइए। वैसे तो ये टॉपिक मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ा चुका था पूरा, इसका मैंने आपको फार्मूला भी ड्राइव करवा दिया था, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो उस दिन एब्सेंट थे या फिर वो लोग किसी भी वजह से टॉपिक एक अच्छी खासी ड्यूरेशन की वजह से भूल चुके हैं, वो आपके पास इसको फिर से दोबारा से कवर करें। What I told you about this topic, all in all, you are supposed to calculate three forces. एक आपने कैलकुलेट करनी ग्रेविटेशन फोर्स, एक आपने कैलकुलेट करनी थी फोर्स ऑफ वेट, और एक आपने कैलकुलेट करनी थी इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बार सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करना था ग्रेविटेशन फोर्स से, और एक बार ग्रेविटेशन फोर्स को इक्वेट करना था फोर्स ऑफ वेट से। तो मैंने आपके पास यहाँ पे सवाल ये उठा है कि किस चीज की ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करने जा रहे हैं। तो जिसकी हम ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का काम होता है अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करना। अर्थ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अपनी सराउंड में सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। मुझे ये जानना है कि अगर कोई भी हम यहाँ से दुनिया से बैठे बैठे स्पेस में एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, वो चीज़ मुझे मालूम करनी है। उसके लिए कुछ ना कुछ लॉज हैं, कुछ ना कुछ रूल्स हैं जिनको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास वो चीज़ हमारे पास अमल में आएगी, वरना उस चीज़ को हम प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मेरे पास यहाँ पर ये मौजूद है अर्थ। अर्थ का मास मेरे पास है एम, इसके अराउंड में मौजूद है एक सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व करती है, और इस सैटेलाइट का मास मेरे पास कितना है। सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूँ इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स निकालने का फॉर्मूला दिया था, और फॉर्मूला हमारे पास था F=G(m1m2/r²). ये वो फॉर्मूला है जिसके जरिए हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में पाई जाने वाली ग्रेविटेशन फोर्स को मालूम कर सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक की जगह अर्थ का मास आ जाएगा, एक की जगह सैटेलाइट का मास आ जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने सपोज करा था कितना है, r। तो ये बन जाएगी आपके पास F=G(m(e)m)/r²। ये सैटेलाइट ऐसे नहीं जा रही, ये सैटेलाइट ऐसे नहीं जा रही, ये सैटेलाइट ऐसे जा रही है। इसका मतलब आपके पास इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सैटेलाइट को प्रोवाइड कर रही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। What I told you about centripetal force? Centripetal force is not self-created. It is always created by some other force. इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स क्रिएट करती है। यहाँ इसको कौन क्रिएट कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मुझे जानना हो कि इन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=mv²/r। इन दोनों को इक्वेट करते हैं। अगर मैं नाम दूं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दूं इक्वेशन नंबर 2, तो मैंने आपके सामने लिखा इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इनको इक्वेट किया तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है, दोनों की राइट हैंड साइड पे इक्वेट करें तो ये बना G(m)E(m)/r², और यहाँ पर आया mv²/r। नीचे वाले r से r का स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर वाले m से mv कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा G(m)E(r), और यहाँ क्या आया बोले v², और इसको मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये मैंने आपके पास निकाला ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को कंपेयर करके फार्मूला। ग्रेविटेशन फोर्स चाहती है कि ऑब्जेक्ट मूव करे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और वेट भी चाहती है कि ऑब्जेक्ट मूव करे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब इस सैटेलाइट के ऊपर एक और फोर्स लग रही है, और वो आपके पास है फोर्स ऑफ वेट, और फोर्स ऑफ वेट कंपेल कर रही है सैटेलाइट को कि वो मूव करे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और फोर्स ऑफ वेट का फार्मूला हमें पता है कि वेट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे एक और फोर्स ऐड कर दी है, वो आपके पास है फोर्स ऑफ वेट, और फोर्स ऑफ वेट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू mg। अब इसको नाम दे दी इक्वेशन नंबर 3 का, और अब मैंने आपके सामने लिखा यहाँ पे इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। एक बार इक्वेट किया ग्रेविटेशन फोर्स सेंटीमीटर फोर्स को, आप इक्वेट करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स और फोर्स ऑफ वेट को, तो मेरे पास ये फोर्स ऑफ वेट है और ये ग्रेविटेशन फोर्स है, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। यहाँ से मुझे मिला जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिला mg। लेफ्ट के m से राइट का m कैंसिल, तो यहाँ लिखा हुआ है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है g। मैंने ऊपर देखा, यहाँ लिखा हुआ है जी एम ई, यहाँ लिखा हुआ है जी एम ई, यहाँ लिखा हुआ है क्या r, और यहाँ क्या लिखा हुआ है आर स्क्वायर। मैंने कहा था मुझे कुछ भी करके बाय हुक और बाय क्रूक एनी हाउ मुझे इन दोनों की कोई एक साइड क्या करनी है सेम। तो अगर यहाँ पर r है तो यहाँ पे भी r होना चाहिए, इसका मतलब मुझे यहाँ 2 r नहीं चाहिए, 1 r चाहिए। हम लोग मैथ्स में एक चीज पढ़ते हैं कि x into x बराबर होता है किसके x स्क्वायर, सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती है, पावर्स ऐड हो जाती है। इसी तरीके से हमने पढ़ा है b into b किसके बराबर होता है b स्क्वायर। इसी तरह अगर हम पावर्स को जोड़ सकते हैं तो पावर्स को तोड़ भी सकते हैं। तो अगर मुझे सारे स्क्वायर को ब्रेक करना होगा तो दैट विल बी ब्रेक r into r। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा तो ये बना जी एम ई, और इस r स्क्वायर की जगह क्या है r into r, और साथ में क्या लिखा हुआ है g। ये जी एम ई ऐसी रहा, ये नीचे वाला r ऐसी रहा, ये r डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया जी r। ये मुझे मिली इक्वेशन, और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर बी का। Did you get it? एक इक्वेशन आई मेरे पास ए जो लिखी हुई जी एम ई अपॉन आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और एक इक्वेशन क्या है बी जो लिखी हुई जी एम ई अपॉन आर इज इक्वल टू जी आर। क्या आपको इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम नजर आ रही है? अगर इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो इसका मतलब वी शुड राइट equating the RHS of equation A and B, A और B के RHS को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से मुझे मिला v स्क्वायर और यहाँ से मुझे मिला gr, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो v स्क्वायर पे भी रूट आएगा, gr पे भी रूट आएगा, रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट gr। ठीक है, अब एक छोटी सी अजम्पशन कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बुक में वो दी गई। ये वो फॉर्मूला है जिसके जरिए आप सैटेलाइट की स्पीड आराम से मालूम कर सकते हैं। एक चीज नोट करें कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी इस फॉर्मूले में कहीं पे भी आपको सैटेलाइट का मास नजर आ रहा है? इस फॉर्मूले में आपको सैटेलाइट का मास नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब चाहे सैटेलाइट छोटी हो चाहे सैटेलाइट बड़ी हो, उसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैटेलाइट की स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सैटेलाइट की जो स्पीड है वो मास से इंडिपेंडेंट है। तो चाहे आपके पास एक सैटेलाइट हाई स्पीड की हो, सॉरी हायर मास की हो, चाहे आपके पास सैटेलाइट एक लोअर मास की हो, आपके पास उसका मास से कोई लेना देना नहीं है। This is the formula with the help of which I can calculate the orbital speed of a satellite. मैं इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड को मालूम कर सकता हूँ। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे एक वैल्यू चाहिए जिससे मैं सामने वाले को कन्विंस करूं कि हाँ भाई ये आपके पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, उसके लिए मुझे जी पता है दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मुझे आर नहीं पता। इसी आर को निकालने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट ने अजम्पशन करी, और उन्होंने अजम्पशन क्या करी सुनिएगा गौर से। अगर ये आपके पास है अर्थ, अगर ये आपके पास है अर्थ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अर्थ का रेडियस है जो मेरे पास कितना है r। अगर सैटेलाइट यहाँ होगी देखते रहे तो डिस्टेंस कितना होगा, एग्रीड? यस सर। अगर सैटेलाइट यहाँ होगी तो डिस्टेंस इतना हो जाएगा, अगर सैटेलाइट यहाँ होगी तो डिस्टेंस इतना होगा, अगर सैटेलाइट यहाँ होगी तो डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के बराबर होगा।
अगर सैटेलाइट कहाँ होगी यहाँ, तो डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के बराबर। इसका मतलब अगर सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से बहुत करीब है, अगर सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से बहुत करीब हो, अगर सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से बहुत करीब हो, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आएगा। We have to make this assumption anyhow. तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा कि अगर ये सैटेलाइट moves near to the surface of Earth, अगर ये सैटेलाइट आपके पास अर्थ की सरफेस के बहुत करीब मूव करती है, अगर ये सैटेलाइट आपके पास अर्थ की सरफेस के बहुत करीब मूव करती है, तो इसका मतलब है बेटा कि जो r है that will be equal to r, या r के बराबर होगा। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास फॉर्मूले में क्या चेंजेस डेवलप होंगे। अब यहाँ पे ये v एज इट इज रहा, ये g ऐसी रहा, और जहाँ r था वहाँ पे r। ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम सैटेलाइट के ऑर्बिटल स्पीड मालूम कर सकते हैं। अब 4 नंबर का 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल बनकर आता है, और अगर सिर्फ 4 नंबर का न्यूमेरिकल मतलब यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि विच पार्ट बिलोंग्स टू थ्योरी एंड विच पार्ट बिलोंग्स टू न्यूमेरिकल, बिकॉज़ थ्योरी का सेक्शन अलग होता है, न्यूमेरिकल का सेक्शन। अब 4 नंबर का अगर न्यूमेरिकल बनकर आ गया, कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, देन यू हैव टू शो स्टेप्स फ्रॉम हियर। लेकिन अगर शॉर्ट में आया कि ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, तो फिर ये सारा काम करना होगा। लेकिन अगर 4 नंबर का न्यूमेरिकल बनकर आया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करें सैटेलाइट की, तो फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और यहाँ से आंसर निकालना होगा। अब मैं देखिए यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, उसको मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। कैलकुलेट करना तो लाजमी सीखिएगा किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। ये मेरे पास ऐसे ही रहा, जी का मतलब होता है 9.8 और आर का मतलब होता है 6.4 एक्सपोनेंट 6। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। तो हमारे पास आर की जगह पर इसकी वैल्यू आ गई 6.4 एक्सपोनेंट 6। 9.8 और 6.4 को मल्टीप्लाई कर दें, 9.8 और 6.4 को मल्टीप्लाई कर दें, 62.72 और साथ में लिखा हुआ एक्सपोनेंट 6। 62.72 और साथ में लिखा हुआ है मेरे पास एक्सपोनेंट 6। अब मैं बताता हूँ, लिसन एवरीवन। अगर मेरे पास एक ही रेडिकेंड के अंदर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका रेडिकल ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अब इसका अंडर रूट तोड़ दो तो ये बन जाएगा 62.72 और ये बन जाएगा 10 की पावर 6। इसका अंडर रूट निकालने कितना आ रहा है 62.72 919। देखिए भाई 7.919 और जितनी इवन पावर होती है अंडर रूट से निकल के आधी हो जाती है। अगर 4 होगा तो 3, अगर 6 होगा तो 4 होगा तो 2, 6 होगा तो 3, 10 होगा तो यहाँ कितना है 12, क्या बनेगा 3। और आप इसको सर्जन की तरह भी कर सकते हैं, जैसे वो करवाते थे आपको, अंडर रूट हटता था तो 1/2 आता था, 2 1 2 2 3 6, ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से आपको मैंने डायरेक्ट बताया कि अगर इवन होगा तो 12 के 3। 10 का क्यूब का मतलब होता है 1000, 10 के क्यूब मींस 1000, 10 के क्यूब का मतलब है 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो 10 10 जा 100, 100 into 10 1000। इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7919। हमारी बुक वालों ने इसको राउंड ऑफ करके लिया हुआ है, बोली कितना 7920 और क्या लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड। ये आता है सिर्फ 4 नंबर का टोटल। अगर आपको न्यूमेरिकल में बोला जाए कि आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है सैटेलाइट की 4 मार्क्स की न्यूमेरिकल में, तो आपने यहाँ से यहाँ तक स्टेप शो करने होंगे। अगर बोला जाए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी पूरी कैलकुलेट करके दें, ड्राइव भी करके दें, तो फिर आपने स्टेप्स वहां से इसके उठाने होंगे। बात समझी, यहाँ तक करना होगा। नोट से निकालिए चैप्टर नोट से। अब मुझे इसको रीड कराना है। जितने लोगों के पास नोट्स है जरा नोट्स निकाल लें। कॉपी से भी कर सकते हैं, कॉपी से भी लर्निंग कर सकते हैं, बुक से भी लर्निंग कर सकते हैं। नोट्स लेकिन अगर सामने हो तो ताकि जो भी गड़बड़ हो रही है वो हमारी एडवांस उस वक्त खत्म हो जाए।
किसी के पास नोट्स नहीं है तो वो बराबर वाले से कॉपी करें। उर्दू के नोट से निकालें। कितने लोग नोट्स नहीं लेकर आए? हाथ उठाइए क्लियरली। ओके, मूव योर हैंड्स डाउन। और कितने लोग लेकर आए? तो बहुत कम बच्चे लेकर आए। ठीक है, हाथ नीचे करें। अच्छा जी, अब एक बात ध्यान में रखिएगा, अब तो क्लास अल्हम्दुलिल्लाह होगी रेगुलर। अगर कोई बंदा आपके पास जो है वो कल की क्लास में जब भी तशरीफ लाए तो नोट्स लेकर आइएगा, क्योंकि नोट्स की रीडिंग करानी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर इख्तिताम